नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एमटीएस की एग्जाम की डेट भी निकल आई है, तो एमटीएस के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार फ्रेश क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आता हूं, जो आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी रहेगी, जैसा कि आपने एनालिसिस में देखा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले जिन्होंने भी हिस्ट्री के मास्टर वीडियो तथा साइंस के मास्टर वीडियो तक विजिट नहीं कर पाया है, तो कृपया विजिट कर ले, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो है, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हाल फिलहाल के जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए, आईबी के एग्जाम हुए, इनमें देखा गया कि जो क्रिकेटरों पे पुस्तक होती है, वहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन डे वंडर्स के लेखक जो हैं, ये आपका सुनील गावस्कर हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा सुनील गावस्कर की जो अन्य पुस्तक हैं, रन्स एंड रूइंस हैं। इसके अलावा सनी डेज हैं। तो सुनील गावस्कर के रिगार्ड में आपको 4 बातें याद रखना है। इन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता है। इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है, वन डे वंडर्स लिखा गया है, रन्स एंड रूइंस लिखा गया है, सनी डेज लिखा गया है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। क्या पता अंदर क्या मटेरियल छुपा है और इत्तेफाक हो जाए और आपको एग्जाम में नंबर दिला जाए, है ना। इसके अलावा जो अगला पुस्तक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये आपका सौरभ गांगुली के जो है प्रमुख पुस्तक हैं। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं भूतपूर्व, और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 281 एंड बियॉन्ड के लेखक बीवीएस लक्ष्मण हैं। स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव हैं। प्लेइंग इट माई बे के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक युवराज सिंह हैं। एक इसी क्रम में एक और पुस्तक का नाम रख लीजिए, बिलीव। बिलीव के लेखक सुरेश रैना हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज से ही आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। मैं एक वीडियो में आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, हॉकी वर्ल्ड कप, 36वें राष्ट्रीय गेम और जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हुआ, इन सब को कवर कर दूंगा, तो आपको यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है और बच्चे जानते हुए भी एग्जाम में गलती कराते हैं। जैसा कि आपने जीडी में देखा, जीडी में आपका पूछा गया था हसरा, तो हसरा की स्थापना 1924 में न होकर 1928 में होती है। चीज सेम ही है। जिस प्रकार से, इस प्रकार से समझिए, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है 1921 में गठन किया गया और इसी बैंक का नाम बदलकर 1955 में एसबीआई कर दिया गया। उसी तरीके से 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का गठन होता है और इसी एचआरए को नाम बदलकर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और उनके नौजवान भारत के सदस्यों के द्वारा इनका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जो हसरा बन गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जो मतलब एचआरए से हसरा बन गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले था ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया और एचआरए से ये एसआरए बन गया। तो ये दोनों में क्लू है, ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहता है तो 1924 में स्थापना, ये कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसके संस्थापकों में जो शामिल थे, ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, ठीक है। लेकिन जब बाद में यह हसरा बना तो उसमें कौन शामिल थे? तो भगत सिंह तथा भगत सिंह के द्वारा जो चलाया जा रहा था नौजवान भारत सभा, उनके सदस्य। और ये कहां पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर। दोस्तों, अब फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल गया है, अब अरुण जेटली मैदान हो गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक में से कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। नौजवान सभा के संस्थापकों में कौन है? भगत सिंह है। गदर पार्टी के संस्थापकों में कौन है? लाला हरदयाल है, ये 1913 में करता है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है, ये 1923 में करते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। तो चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ रहेगा? तो उससे पहले हुआ रहेगा तो 1922 में। और इसी चौरा चौरी हत्याकांड के जो कारण है, असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसको जो है बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो सभी बातों को क्रम से सीखेंगे तो ज्यादा चीज आपको जो है स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा
भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में किस वित्तीय संस्था के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है सीजीएल में इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया। तो मैंने भी जो ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, आरबीआई चूंकि एक प्रतिष्ठित संस्था है इंडिया के अंदर, तो ये जो करते हैं इनसे क्वेश्चन आने के आसार काफी ज्यादा होता है। तो आरबीआई जो है नवंबर 2022 में IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इनके साथ जो है आपका एक वित्तीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखेंगे आरबीआई जो है नवंबर 2022 में किसके साथ जो है एक समझौता किए हैं? IFSCA के साथ। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होता है। राष्ट्रीयकरण इनका 1949 में किया गया था। प्रमुख कार्यों में इनका मौद्रिक नीति बनाना है, बैंक दर तय करना है, नोट छापना है, CRR तय करना है, CLR तय करना है, रेपो रेट जारी करना है, रिवर्स रेपो रेट जारी करना है, तथा जो आपका जो स्वर्ण मुद्रा वगैरह होता है इनका भी भंडारण ये अपने पास ही करते हैं। तो इतना बात रिजर्व बैंक के कामों में आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति होती है उसमें भी ये रोकने में मदद करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि ये किस तरह से मदद करता है मुद्रास्फीति में, तो नोटों को छापना बंद कर, नोटों को छापना बंद कर, थोड़ी समय के लिए छापना बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है बाजार में जो है नोटों की संख्या यानी जो नगद है उसकी संख्या में कमी आ जाती है और अपने आप मुद्रास्फीति जो है अस्थिरता प्राप्त कर लेती है। एक एक बात को समझते चलेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बता दिया, यह न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के सिद्धांत पे नोट छापती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रणाली के आधार पे नोट छापती है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पे नोट छापने का काम करती है। सभी प्रकार के नोट पे साइन होता है किसके? गवर्नर का। लेकिन 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं? तो वित्त सचिव भारत सरकार का। वित्त सचिव भारत सरकार के जो है 1 रुपये की नोट पे साइन होती है। अन्य सभी नोटों पे गवर्नर का साइन होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले उर्जित आर पटेल जी जो थे ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब है और प्रथम गवर्नर अगर कहेगा तो ओसवर्ण सीमित है जो अंग्रेज थे। ठीक है, तो ये सब बात आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है आपको किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये बात भी ध्यान रखना है। गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जानते हैं? तो गुजरात आपका यहाँ पे पड़ेगा मैप में और गोवा आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो गुजरात से गोवा तक के तट को जो है कहा जाता है आपका कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। यह पश्चिमी घाटीय तट हैं। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो 1600 किलोमीटर आंकी गई है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। सह्याद्री रेंज कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सब जो है आपके पश्चिमी घाट से लगे हुए भारतीय स्टेट हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका अनाईमुदी है जो केरल में है और ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी स्थित है पश्चिमी घाट में जो तमिलनाडु के पास है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो साउथ इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट पीक हैं। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी में टोडा नामक जनजाति पाया जाता है जो एक प्रकार का पशुपालन करने वाला जनजाति होता है। पश्चिमी घाट को प्राकृतिक हॉट स्पॉट कहा जाता है। सह्याद्री रेंज कहा जाता है। पश्चिमी घाट से कई सारे नदियां निकलती है, तुंगभद्रा, कृष्णा, कोयना, घाट प्रवाह, मालप्रवाह, ये सब पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से हैं।
दोस्तों जो भी बताऊंगा पूरा बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैं पहले ही बताया, इस दुनिया में बिना स्वार्थ का कोई भी काम नहीं करता। मेरे भी स्वार्थ छुपे हुए हैं कि कल होके मेरा भी ये चैनल जो है कुछ अच्छा स्थिति में पहुंच जाए, मेरे भी स्वार्थ हैं। लेकिन आप यकीन मानिए मैं 90% आपके लिए और 10% अपने स्वार्थ के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मेरा यही तो पेशा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाहो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए लाहो लोक नृत्य जो है ये मेघालय से संबंधित है। मेघालय में ही आपका गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया जो है ये पर्वतमाला है। साथ ही साथ ये जनजाति भी होते हैं आपका मेघालय में। मेघालय के मासिन राम में दुनिया के सबसे अधिक वर्षा होती है इन्हीं तीनों पहाड़ियों के कारण, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लाहो हो गया और बांग्ला हो गया, बांग्ला महोत्सव और लाहो महोत्सव ये दोनों आपके होते हैं मेघालय के अंदर। घूमर, पनिहारी, गणगौर, कलबेलिया, राजस्थान, ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 नाम, ये पांचों राजस्थान में जो है की जाने वाली नृत्य और महोत्सव हैं। जिसमें गणगौर जो है ये नृत्य नहीं है, ये एक प्रकार का त्योहार होता है, महोत्सव होता है। और इसी गणगौर के अवसर पे घूमर नामक नृत्य किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो है गोल चक्कर में नृत्य करती है। तो ये बात भी अभी अभी आपके आईवी के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा कलबेलिया नृत्य जो है ये सपेरों का नृत्य है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है जो राजस्थान से संबंधित है। रंगोली, तमाशा, लावनी, ललिता, कोली, नकटी, फुगरी, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, गुड़ी पाड़वा, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये जो भी है वर्ली पेंटिंग, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, रंगोली, तमाशा, लावनी, ललिता, कोली, नकटी, फुगरी, है ना, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, ये सभी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। इसके अलावा यक्षगान, करगा, यक्षगान, करगा, 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 ये दोनों जो है कर्नाटक में जो है की जाती है। यक्षगान बेसिकली एक संगीत का फॉर्म है जो कर्नाटक से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका गोटी पुआ याद रखना है, गोटी पुआ याद रखना है, ओडिसी याद रखना है, छऊ याद रखना है। गोटी पुआ, ओडिसी और छऊ ये तीनों उड़ीसा में किया जाता है, लेकिन छऊ जो है पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है और झारखंड के अंदर भी हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जट जटिन, सामा चकेबा ये सब बिहार के प्रमुख नृत्यों में से हैं। इसके अलावा संविधान सभा के किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? जो संविधान सभा आया था 1946 में, तो ये किसके तहत जो है स्थापित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है भारत में स्थापित की गई थी। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे आपसे पूछते हैं, क्योंकि 3 सदस्य शामिल थे और चौथा एक अलग आदमी का नाम देके आपको आंसर उन्हीं को फाइंड करना होता है। तो ये जो 3 थे ये कौन कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो उस समय के भारत का सचिव हुआ करता था। उस समय भारत में वायसराय के अलावा एक सचिव का पोस्ट क्रिएट हो गया था। जैसे आप 1909 में आइए तो मॉर्ले मिंटो सुधार इसका नाम है, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो मिंटो तो पता है कि भाई उस समय का जो है गवर्नर था, लेकिन ये मॉर्ले कौन था? तो ये मॉर्ले सचिव था। उसी प्रकार से 1919 में आइए, इसका नाम है मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, चेम्सफोर्ड तो गवर्नर था, तो ये मॉन्टेग्यू कौन था? तो ये मॉन्टेग्यू सचिव था। उसी प्रकार से जो आपका कैबिनेट मिशन आया तो उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तत्कालीन सचिव थे। इसके अलावा स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यीय जो है एक कमिटी थी। इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है ये आपका 9 दिसंबर 1946 को होती है और उस समय तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो सबसे बुजुर्ग थे उस सभा में यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी को हर्षोल्लास के साथ चुना गया था अस्थायी सदस्य के रूप में। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में, माफ कीजिएगा, संविधान सभा की अगली बैठक 2 दिन के बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए और इन्हीं
के नाम अब तक रिकॉर्ड दर्ज है कि 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आज तक भारत में 2 बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अलावा नहीं बने हैं। इसके अलावा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव उसी के 2 दिन बाद 9/11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के थ्रू जो हुआ था। माउंटबेटन योजना के थ्रू जो है भारत का विभाजन 2 पार्टों में हो गया था, पाकिस्तान और भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके नाम पे रखा गया है, तो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, और आपका एक और स्थित है जिसे राम सेतु कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो सीमा बनाने का काम करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ, और तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो 106 या 108 किलोमीटर कह सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 तक देश के वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण तथा पंचायती राज मंत्री कौन है। देखिए, पंचायती राज मंत्री जो है वर्तमान में गिरिराज सिंह है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, गृह मंत्री को तो सभी जानते हैं अमित शाह है। तो ये कुछ मंत्री जिसमें पंचायती राज मंत्री, क्योंकि ये गूढ़ होते हैं तो इन्हें ध्यान रखना उचित होगा, क्योंकि पंचायत से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती है। इसके अलावा भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में नीली क्रांति का जनक जो है अरुण कृष्णन को कहा जाता है। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। हरित क्रांति जो है खाद्यान्नों के उत्पत्ति में जो है वृद्धि करने के लिए इंडिया में लाया गया था, और सबसे अधिक असर जो है ये गेहूं पे डाला। सबसे पहले ये पंजाब राज्य में पहुंचा, और 1966, 1967, 68 में जो है ये व्यापक रूप ले लिया। इंडिया के हर कोने में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। इसके अलावा भारत में जो है गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति जो है प्याज से संबंधित है। इसके अलावा नीली क्रांति मत्स्य से, और गुलाबी क्रांति प्याज से, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा हरित क्रांति का जो है सर्वप्रथम पंजाब में आया था, सर्वाधिक असर गेहूं पे डाला। विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्गीज कुरियन जो है ये आपका श्वेत क्रांति का जनक है, डॉक्टर बर्गीज कुरियन। इसके अलावा सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ विस्तता का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। देखिए, मैं आपको 3 बात बता चुका हूं सब दिन कि ये जो युद्ध वाले फॉर्म में जो राजा से रिलेट करके नदी को क्वेश्चन पूछता है ये 3 ही है, और आपको तीनों जो है अपने माइंड में इस तरीके से सेट करना है कि कभी ना निकले। देखिए, झेलम नदी को ही विस्तता नदी पहले कहा जाता था, हालांकि क्वेश्चन से ही आंसर स्पष्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक युद्ध होता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य, जो नर्मदा नदी के तट पे होती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, काफी बार एग्जाम में आया है, तो अमरकंटक MP से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, जिसमें सोन नदी जो है पूर्व की दिशा में चली जाती है, और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और ये आपका गिरता है कहां पे, ये गिरता है आपका अरब सागर में नर्मदा, और सोन नदी गंगा में समा जाती है, आरा के पास बिहार में, है ना, दक्षिण से आके मिलती है। इसके अलावा एक युद्ध है प्रसिद्ध 10 राज युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध, तो ये आपका रावी नदी के तट पे हुआ था। रावी को प्राचीन काल में पुरुषनी नदी कहा जाता था, और आस्कनी कहा जाता है चुनाव को। आस्कनी और पुरुषनी, तो पुरुषनी रावी को और आस्कनी चुनाव को, विस्तता झेलम को। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। सदा नीरा गंडक को, है ना। तो ये कुछ पुरानी नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल में तय किया गया था, और बाद में इस नदियां का नाम बदल के, जैसा कि हम आज लोग जानते हैं, ये प्राचीन नाम है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 50 इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इससे कार्यपालिका
न्यायपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण या अलगाव की बात बताई गई है। यानी कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, कार्यपालिका अपने रास्ते, न्यायपालिका अपने रास्ते। अगर सपोज कीजिए ये इंडिया में नहीं होता तो क्या होता, तो सर्वोच्च न्यायालय ही सरकार के अंडर हो जाती और कोई भी फैसला नीट एंड क्लीन नहीं हो पाती। ठीक है, मान लीजिए। इसीलिए ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है जो आप सोच रहे हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया और इसे भाग 4 में रखा गया है। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है जो रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 के तहत कहा जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 गौ हत्या पर निषेध है या फिर कोई भी दुधारू मवेशी जिसकी हत्या पे निषेध है। अनुच्छेद 39 के ए भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसके तहत समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय जो है प्रदान कराया जाता है। और ये जो भी आर्टिकल आपने देखा 52 को छोड़ दे तो सभी आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के थ्रू जो है आ जाती है। इसीलिए राज्य के नीति तत्व जो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जिसे भाग 4 में रखा गया है और यह आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में है। तो मैंने जितने भी यहाँ पे आर्टिकल का व्याख्या किया उसमें एक 52 ऑड है, बाद बाकी सभी नीति तत्व में है। ठीक है, 52 जो आ जाएगा संघ में आ जाएगा क्योंकि 52 से लेके जो है 100 कितना तक 151 तक जो है संघ में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा फरवरी 2023 में भारत के किस पनडुब्बी को इंडोनेशिया के डॉक में स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे लिए ये उपलब्धि की बात है कि हम इंडोनेशिया के डॉक में कोई चीज स्थापित कर पाए हैं अपनी और दूसरे देशों की सुरक्षा के उद्देश्य से। जो आसियान की सदस्य देश हैं उसके सुरक्षा के उद्देश्य से भारत ने INS सिंधु केसरी को इंडोनेशिया के डॉक में शामिल किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये फरवरी 2023 की घटना है, तो इंपोर्टेंट करेंट अफेयर बनेगा। इस विमान का नाम पूछेगा, सॉरी इस जलयान का नाम पूछेगा। एक्चुअली ये मरीन है INS सिंधु केसरी। इसके अलावा हॉकी मैच की मैदान की लंबाई कितनी होती है। देखिए हॉकी मैच की मैदान की लंबाई जो है 91.5 मीटर है, लेकिन स्टैंडर्ड अगर कहेंगे तो 91.44 मीटर है। तो आप 91.5 मीटर याद रखें, है ना। तो ये हॉकी मैच की जो है लंबाई होती है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, आप जानते ही हैं। जो लेटेस्ट वाला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है ये भारत के उड़ीसा के कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में कराया गया है, जिसमें कलिंगा जो है आपका भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला में स्थित है। यहाँ पे जो विजेता रहे थे ये रहे थे जर्मनी और उप विजेता जो रहे थे ये रहे थे बेल्जियम। हॉकी मैच की जो मैदान होती है उसकी जो चौड़ाई होती है ये आपका 50 से 55 मीटर रखा जाता है। इसके शब्दावली में कुछ शब्द जुड़े हुए हैं जैसे पेनल्टी स्ट्रोक, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, फुल बैक इत्यादि हॉकी से जुड़े शब्द हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए आज प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।